नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद ही संवेदनशील और जटिल मुद्दे की तह तक जाने वाले हैं। अप्रैल 2026 से मणिपुर में अचानक फिर से भड़की हिंसा। महीनों की शांति के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे राज्य को वापस संघर्ष की आग में धकेल दिया। आज हम तथ्यों और जमीनी हकीकत का बिल्कुल निष्पक्ष विश्लेषण करेंगे ताकि इस पूरी स्थिति की एक स्पष्ट तस्वीर हमारे सामने आ सके। इस गहरे मुद्दे को अच्छे से समझने के लिए हमने आज की इस चर्चा को 5 हिस्सों में बांटा है। अशांति की वापसी, हिंसा का घटनाक्रम, राहत शिविरों का हाल, विदेशी हथियारों का एंगल और आखिर में ड्रग कार्टेल थ्योरी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अशांति की वापसी की। ये अचानक हुआ बदलाव था क्या? देखिए, फरवरी 2025 से 2026 तक जब मणिपुर में राष्ट्रपति शासन था तो हालात काफी शांत थे। बिल्कुल सख्त सैन्य नियंत्रण था और कोई बड़ी हिंसा नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही अप्रैल 2026 में नई सरकार का दौर शुरू हुआ, अचानक से ही हिंसा और जातीय संघर्ष का एक नया बवंडर आ गया। मतलब पूरी शांति से सीधे अराजकता। ये बिल्कुल रातों रात हुआ बदलाव था। अब आप सोचेंगे कि ये चिंगारी भड़की कहां से? तो वो तारीख थी 7 अप्रैल 2026। बिष्णुपुर में एक घर पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया। और सबसे दिल दहला देने वाली बात यह थी कि इस हमले में 2 मासूम बच्चों की जान चली गई, जिनमें से एक तो महज कुछ महीनों का शिशु था। बस इसी एक घटना ने लोगों के गुस्से को भड़का दिया और शांति पूरी तरह से भंग हो गई। हमारा दूसरा पॉइंट है हिंसा का घटनाक्रम। ये स्थानीय गुस्सा इतनी तेजी से आसपास कैसे फैल गया? अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो एक साफ पैटर्न नजर आता है। 7 अप्रैल के बिष्णुपुर हमले के तुरंत बाद जवाबी हमले शुरू हो गए। 10 तारीख को उखरुल में बीएसएफ पर घात लगाकर हमला हुआ। अफवाहों को रोकने के लिए 14 अप्रैल को इंटरनेट बैन लगाना पड़ा, लेकिन फिर भी झड़पें नहीं रुकी। फिर 18 को यात्री वाहनों पर हमला हुआ और 24 अप्रैल तक आते आते ये पूरा मामला एक बड़े नागा कुकी संघर्ष में तब्दील हो गया। इन आंकड़ों पर नजर डालें तो स्थिति की गंभीरता साफ समझ आती है। 7 अप्रैल को उग्र भीड़ ने सीआरपीएफ कैंप पर भी हमला किया था, जिसमें 3 प्रदर्शनकारियों की जान गई। उखरुल में बीएसएफ के एक जवान की जान गई और फिर 18 और 24 अप्रैल की घटनाओं में नागा और कुकी समुदायों के लोगों की भी मौतें हुईं। कुल मिलाकर अप्रैल के अंत तक 11 जानें चली गईं। हिंसा का एक ऐसा दुष्चक्र बन गया जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब इस पूरे विवाद को सुलझाना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि अलग अलग समुदायों की मांगें एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। कुकी समुदाय एक अलग केंद्र शासित प्रदेश चाहता है, वहीं मैतेई समुदाय इसके बिल्कुल खिलाफ है और एनआरसी लागू करने के साथ साथ विद्रोही गुटों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। और नागा समुदाय, वो बस शांति और राज्य के पुनर्गठन की अपील कर रहे हैं। इन परस्पर विरोधी मांगों के कारण तुरंत शांति स्थापित करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो गया है। तीसरा हिस्सा, राहत शिविरों का जीवन और इसका मानवीय प्रभाव। राजनीति से हटकर जरा जमीनी हकीकत देखते हैं। जरा सोचिए, जब लोग ये कहते हैं कि उन्हें अपनी जान बचाने के लिए अपने ही घर छोड़ने पड़े और अब बच्चे और बुजुर्ग राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। ये कोई किताबी बात नहीं है, ये वो दर्दनाक जमीनी हकीकत है जो आम नागरिकों को हर दिन झेलनी पड़ रही है। अपना सब कुछ पीछे छोड़कर महज जिंदा रहने की जद्दोजहद। और राहत शिविरों की जिंदगी भी कोई आसान बात नहीं है। रॉकेट और गोलियों के डर से घर तो छूट ही गए हैं, ऊपर से विद्रोही गुटों ने राजमार्ग पूरी तरह से ब्लॉक कर दिए हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इम्फाल और आसपास के इलाकों में राशन, खाना और ज़रूरी दवाइयां तक नहीं पहुंच पा रही हैं। हालात इतने बेकाबू हो गए हैं कि महिलाओं और बच्चों को भी न्याय और सुरक्षा के लिए सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे पॉइंट पर, विदेशी हथियार और ताकतें। क्या इस स्थानीय संघर्ष में कुछ छिपे हुए हाथ भी शामिल हैं? यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई है। सुरक्षा बलों को वहाँ ऐसे आधुनिक और उन्नत हथियार मिले हैं जिनका इस्तेमाल आम तौर पर अमेरिकी और ब्रिटिश सेनाएं करती हैं। अब आप ही बताइए, ऐसे अत्याधुनिक हथियार जो शायद हमारे आम सुरक्षा बलों के पास भी नहीं होते, वो इन विद्रोही गुटों के हाथों में कैसे पहुंच गए? सूत्रों की माने तो ये सब एक बहुत ही सोचे समझे तरीके से हो रहा है। पहले ये विदेशी तत्व किसी तरह से आधिकारिक या छिपे हुए रास्तों से भारत में एंट्री करते हैं, फिर म्यांमार की खुली सीमा का फायदा उठाते हैं और वहां से स्थानीय विद्रोही गुटों से मिलकर उन्हें इन एडवांस ड्रोन और मिसाइलों की ट्रेनिंग देते हैं। ये महज कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक पूरी साजिश प्रतीत होती है।
और इस साजिश को तब और वजन मिला जब राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने हाल ही में 7 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। इनमें एक अमेरिकी और 6 यूक्रेनी नागरिक शामिल थे, जिनका सीधा संबंध मिलिट्री ड्रोन और मिसाइल कंपनियों से बताया जा रहा है। इन गिरफ्तारियों ने इस चिंता को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है कि कहीं कोई बाहरी ताकत तो जानबूझकर भारत के इस हिस्से में आग नहीं लगा रही। और अब आते हैं हमारे आखिरी लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पे, ड्रग कार्टेल थ्योरी। आखिर कोई क्यों चाहेगा कि मणिपुर में ये अशांति बनी रहे? कई जानकारों का मानना है कि इसके पीछे नार्को टेररिज्म हो सकता है। आसान शब्दों में कहें तो नशीले पदार्थों की गैर कानूनी तस्करी से जो अंधाधुंध पैसा आता है, उसका इस्तेमाल इन्हीं हिंसक विद्रोही गुटों को फंड करने के लिए करना। जब कानून व्यवस्था दंगों में उलझी होती है, तब ये अंडरग्राउंड ड्रग मार्केट सबसे ज्यादा फलता फूलता है। 9 करोड़ रुपए, जी हां, पूरे 9 करोड़। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये महज 1 किलो ड्रग्स की वो कीमत है जो अमेरिका तक पहुंचते पहुंचते बन जाती है। अगर हम मुनाफे के इस मार्जिन को देखें तो दिमाग सच में चकरा जाता है। जब ये ड्रग्स अफगानिस्तान से निकलते हैं तो कीमत होती है 1 लाख रुपये प्रति किलो। भारत के रास्ते से गुजरते वक्त ये सीधे 1 करोड़ रुपए के हो जाते हैं और अमेरिका तक पहुंचने पर 9 करोड़ रुपये प्रति किलो। अब आप खुद ही सोचिए, जब मुनाफा इतना अकल्पनीय हो तो ये ड्रग कार्टेल्स इस अराजकता को बनाए रखने के लिए करोड़ों रुपये के विदेशी हथियार तो बड़ी आसानी से खरीद ही सकते हैं ना। तो इनकी ये अराजकता की रणनीति बिल्कुल साफ है। पहले 2 समुदायों के बीच नफरत और दंगे भड़काओ, फिर आम जनता का गुस्सा सुरक्षा बलों की तरफ मोड़ दो। इससे होगा ये कि सरकार और पुलिस का पूरा ध्यान और संसाधन सिर्फ दंगे रोकने में खप जाएंगे, और इस बीच म्यांमार सीमा के पार इनका अरबों डॉलर का तस्करी का धंधा बिना किसी रुकावट के मजे से चलता रहेगा। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गंभीर सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। जब विदेशी ताकतें और ये ड्रग कार्टेल्स जानबूझकर इस आग को भड़का रहे हैं, तो अपना सब कुछ खो चुके उन आम नागरिकों के लिए शांति और आपसी बातचीत का रास्ता आखिर निकलेगा कहां से? जब तक ये शक्तिशाली और अदृश्य ताकतें इस क्षेत्र को विभाजित रखने के लिए सक्रिय हैं, क्या वाकई स्थायी शांति संभव है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।